मेरा नाम पिंकी है। मेरा ताल्लुक गांव के एक ज़मींदार घराने से था जहां मैं घुट-घुट कर जीती थी। ज़िंदगी से मैं इतनी तंग थी कि मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। ऐसे में मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। मगर मुझे उस सब पर मजबूर करने वाला मेरा अपना सगा भाई था जिसने गैरत के नाम पर मेरा तमाशा बनाकर रख दिया था। मैं आज भी अपने बीते हुए कल को याद करती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश मेरे साथ वो सब ना हुआ होता तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह ब्याह कर अपने पापा के घर से विदा होती। दरअसल मेरे पापा गांव के जमींदार थे, इसलिए पूरे गांव में उनका बहुत रुतबा और दबदबा था। लेकिन पापा दिल के बहुत नर्म थे। वो गांव वालों की ज़रूरत का ख्याल रखते थे और उनकी मदद भी किया करते थे। अगर गांव में किसी की बेटी की शादी होती तो पापा शादी का पूरा खर्चा उसको दे देते या फिर दहेज वगैरह का इंतज़ाम करके दिया करते थे। इस वजह से पापा को सब बहुत पसंद करते थे। लेकिन पापा का एक वसूल था कि वो किसी भी गलत काम करने वाले आदमी को सज़ा दिए बगैर नहीं रहते थे और झूठ तो उनको सख्त नापसंद था। पापा जब तक जिंदा रहे उन्होंने गांव में किसी भी तरह के गलत काम को होने नहीं दिया। अगर उन्हें पता चलता कि कोई अपनी बेटी की कम उम्र में शादी कर रहा है या कोई पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है तो वो फौरन उसे बुला लेते। पहले तो अपने अंदाज में समझाते थे, लेकिन ऐसे लोग अगर अपनी हरकतों से बाज ना आते तो पापा उनको सज़ा भी देते थे। इसलिए पापा की डर की वजह से कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करता था। हम 2 ही बहन भाई थे। मैं छोटी थी और मेरा भाई मुझसे 7-8 साल बड़ा था। पापा ने भाई पर शुरू से ही सख्ती कर रखी थी ताकि वो अपने रुपए पैसे का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और बुरी संगत में ना पड़ सके। लेकिन मैं पापा की लाडली बेटी थी। मेरी हर बात वो बिना कहे समझ जाते थे और मेरी हर ख्वाहिश बगैर मेरे कहे पूरी कर देते थे। मम्मी हमेशा पापा को मना करती कि बेटियों को इतना सर नहीं चढ़ाते, उसे पराए घर जाना है। लेकिन पापा मम्मी को डांट देते कि मेरी बेटी तो मेरी शहजादी है, वो जो चाहेगी मैं उसे ला कर दूंगा और उसे ब्याह कर भी अपने पास ही रखूंगा। तो मम्मी इस बात पर हंस देती कि भला बेटियों को भी कोई शादी के बाद अपने पास रखता है। तो पापा कहते कि मैं तो रखूंगा क्योंकि वो मेरी बेटी है। हम दोनों बहन भाई गाँव के स्कूल में ही पढ़ने जाते थे। एक दिन जब हम स्कूल से घर आए तो मैंने वापस से फरमाइश की कि मुझे कंप्यूटर लेना है। तो मेरे भाई ने भी फ़ौरन पापा से कंप्यूटर लेने का कह दिया। मगर पापा ने भाई से कहा कि जब वो अच्छे नंबरों से मैट्रिक कर लेगा तब उसे कंप्यूटर लेकर देंगे और आगे पढ़ने के लिए शहर भी भेजेंगे। लेकिन मेरे लिए पापा कुछ दिन बाद ही नया कंप्यूटर लेकर आ गए। मैं स्कूल से वापस आकर कंप्यूटर पर गेम खेलती थी। भाई को ये बात बहुत बुरी लगी कि पापा ने उसे मना कर दिया और मुझे कंप्यूटर लाकर दिया था। भाई ने गुस्से में आकर एक दिन मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया तो पापा भाई को पूरे 2 दिन तक स्टोर रूम में बंद रखे। ऐसे ही छोटी छोटी बातों की वजह से भाई मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर मम्मी को इस बात का अंदाज़ा था और वो डरती थी कि अगर यही हाल रहा तो भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। वो पापा को भी समझाती, लेकिन पापा हमेशा अपनी मर्जी के मालिक थे। वो मम्मी की एक नहीं सुनते थे। वो ये समझते थे कि बेटे को लाड़ प्यार की वजह से बिगाड़ देंगे तो वो उनकी जगह कैसे संभाल पाएगा। इसलिए हमेशा भाई पर सख्ती करते थे और उसका नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा और मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में पहला तूफान तब आया जब पापा को फालिज का अटैक हुआ। उस वक्त मेरा भाई मैट्रिक में था, लेकिन कद काट में बिल्कुल पापा की तरह लगता था। जबकि मैं भी प्राइमरी स्कूल में ही थी। पापा की बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। पापा के बीमार होने के बाद भाई ने शहर जाकर पढ़ने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि वो घर में रहकर ही पापा की खिदमत करना चाहते हैं। मम्मी ने उनकी बात मान ली और पापा से कहकर हवेली के छोटे मोटे ऐसे काम जो पापा के हाथ में थे वो भाई के जिम्मे में लगा दिए ताकि वो अभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और अपने पापा का बोझ बांट सके। पापा का इलाज चालू था।
लेकिन उनकी तबीयत में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा था। जब उनका बिस्तर पर पड़े 1 साल गुज़र गया और वो पूरी तरह से मायूस हो गए तो उन्होंने सब कुछ भाई के हवाले कर दिया। एक तो भाई की उम्र इतनी नहीं थी, दूसरा वो सब कुछ मिल जाने के बाद अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे थे। गाँव की पंचायत में वो पापा की जगह बैठते और फैसला सुनाने की कोशिश करते। अगर कोई उनकी बात के खिलाफ जाता तो उसे फ़ौरन झटक देते। आधे गाँव से ज़्यादा लोगों की ज़मीन पापा के पास गिरवी पड़ी थी क्योंकि सबने पापा से कर्जे ले रखे थे और भाई के हाथ में अब सारा हिसाब किताब था। वो अच्छी तरह जानते थे कि किसकी दुखती रग पर कब हाथ रखना है। उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से करना शुरू कर दिए। हर महीने कर्ज के साथ कुछ सूद भी लेने लगे और अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता तो उसे ज़मीन पर कब्जा करने की धमकी देने लग जाते। जवानी का जोश था और रुपये पैसों का घमंड भी था, इसलिए भाई ने उस सब का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिए। और फिर 1 साल गुजरा तो पापा इस दुनिया से चले गए। अब तो भाई को खुलकर अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया था। खासकर वो मेरे मामले में पूरी तरह से सख्त हो गए थे। उन्होंने मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया और मेरी हर फरमाइश पर भी इनकार कर देते। मम्मी बेबस थी, वो जानती थी कि अगर बेटे के सामने खड़ी हो गई तो बेटा माँ से भी मुँह मोड़ लेगा। इसलिए वो मुझे ही समझाने बुझाने लगी कि अब मुझे भाई के साथ रहना है और उसकी हर बात माननी है, यही मेरा फ़र्ज़ है। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उन्होंने उतनी ही ज़्यादा मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि मैं हवेली से बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेल भी नहीं सकती थी। जब मैं 12 साल की हुई तो भाई ने मेरा पूरी तरह से हवेली से निकलना बंद कर दिया। वो मम्मी से कहते थे कि अगर लड़कियों को इस उम्र में लगाम ना डाली जाए तो माँ बाप का सर शर्म से झुका देती है। मेरी मम्मी भाई की बातें सुनकर हैरान रह जाती कि पता नहीं कौन भाई को ये उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता था, क्योंकि पापा तो बिल्कुल ऐसी सोच नहीं रखते थे, बल्कि वो तो बेटियों के मामले में बहुत खुले दिल के मालिक थे। वो चाहते थे कि उनकी अपनी बेटी और गाँव की हर बेटी बहन पढ़ लिख जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और ज़िंदगी में किसी की मोहताज ना रहे। मेरे भाई तो पापा से बिल्कुल उलट थे। एक मर्तबा मम्मी ने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने मम्मी को मना कर दिया कि अब मैं ही इस घर का वारिस हूँ, इसलिए मुझे अपनी और अपने घर की इज्जत का ख्याल खुद रखना है। फिर एक दिन भाई ने मम्मी से कहा कि वो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए लड़की पसंद करो। तो मम्मी भाई के कहने पर लड़की तलाश करने लग गई, लेकिन भाई को ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो और जिसे कभी किसी ने देखा भी ना हो। मम्मी समझ गई थी कि भाई शक्की मिजाज का इंसान है, इसलिए पत्नी के मामले में भी इतना अजीब सा सोच रखता है। मम्मी ने ऐसी ही लड़की की तलाश शुरू कर दी जैसा भाई चाहते थे। जब इस बात को 4 महीने गुजर गए तो एक दिन भाई ने अब मम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया। वो दूसरे गांव की जमींदार की बेटी थी और भाई ने उसे गांव के मेले में देखे थे और वो थी भी बहुत खूबसूरत, इसलिए भाई उससे शादी करना चाहते थे। मम्मी भाई के कहने पर रिश्ता लेकर दूसरे गांव के जमींदार के पास गई। उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि वो जानते थे कि पूरी हवेली की जिम्मेदारी भाई के हाथ में है। इसी तरह मनीषा भाभी ब्याह कर हमारे घर आ गई। भाभी तो भाई से 4 कदम आगे निकली। एक तो उन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर था, दूसरा वो जानती थी कि भाई पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है और वो चाहती थी कि जिस तरह भाई पूरे गांव और पंचायत पर राज करते हैं उसी तरह वो खुद ही हवेली पर राज करे। लेकिन मम्मी के होते हुए ये मुमकिन नहीं था और मेरी भाभी ये भी समझ गई थी कि भाई की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए भाभी ने भी मेरे साथ अजीब सा व्यवहार रखना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मम्मी ही थी जो मुझे प्यार करती और समझती थी और मैं दुआ करती थी कि मेरी मम्मी को कुछ ना हो, वरना पता नहीं भाई और भाभी मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। भाई की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन भाभी ने मम्मी से कहा कि मेरे भाई की शादी है और मुझे नया जेवर पहनकर अपने मायके जाना है, क्योंकि मेरे पास जितने भी जेवरात है वो सब मैं वहाँ पहनकर जा चुकी हूँ। तो मम्मी ने कहा कि अपने पति से कहो, वो तुम्हें नया जेवर बनवा कर देगा। तो भाभी कहने लगी कि जो जेवर पिंकी के लिए बनवा कर रखे हैं वो मुझे दे दो, मैं शादी में पहनकर वापस कर दूंगी। मम्मी जानती थी कि अगर बहू की बात ना मानी तो बेटा नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मम्मी ने मजबूर होकर सारा जेवर भाभी के सामने रख दिया। मेरे सोने के बड़े
बड़े सेट देखकर भाभी की राल टपकने लगी और उन्होंने इस बात पर फसाद डाल दी कि बहू को हल्का जेवर चढ़ा दिया था, जबकि बेटी के लिए भारी भारी सेट बनवा कर रखे हुए है। यही झगड़ा चल रहा था कि भाई वहां आ गए। भाई ने मम्मी से कहा कि सारे जेवर मनीषा के हवाले कर दो, वो जो चाहेगी पहन लेगी और जब पिंकी की शादी होगी तब उसको नया जेवर बनवा कर दे देंगे। मम्मी ने खामोशी से सारा का सारा जेवर उठाकर बहू को दे दिया। इस तरह भाभी ने बड़ी चालाकी से सारा जेवर अपने पास रख लिया। जब मैं 15 साल की हुई तो मम्मी भी इस दुनिया से चली गई और मैं भाई भाभी के रहमो करम पर अकेली रह गई। मुझे हवेली से बाहर गए पता नहीं कितने महीने गुजर चुके थे। किसी की शादी में जाना तो दूर की बात थी और मम्मी के जाने के कुछ महीनों के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। वो मुझसे मिलने हवेली आया करती थी और उसने मुझे अपनी शादी की दावत दी, तो मैंने डरते डरते भाई से शादी में जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर की बहू बेटियां मुंह उठाकर गैरों की शादियां अटेंड नहीं करती, ये इज्जतदार लोगों का तरीका नहीं है। मैं भाई का मुंह देखती रह गई। मैंने भाभी से कहा कि मेरी सिफारिश भाई से कर दो, तो भाभी ने भी मुझे वही जवाब दिया जो भाई ने दिया था। भाभी कहने लगी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कहीं आती जाती नहीं थी और तुम्हें जब देखो मुंह उठाकर कहीं भी जाने की बात करने लग जाती हो। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो कई महीनों से हवेली से बाहर भी नहीं निकली थी और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इजाज़त ही नहीं मिली। मैं सारी रात रोती रही और पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही कब थी। मैं सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती, कोई ये तक देखने नहीं आता था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। और तो और भाभी ने मेरे कमरे से टीवी भी उठवा लिया। वो कहती थी कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि जवान लड़कियां टीवी देखकर खराब हो जाती है। मैं अपने ही घर में घुट घुट कर सांस ले रही थी, ना कहीं आ जा सकती थी। और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई जो मुझसे मिलने आ जाया करती थी। मेरे कमरे में टीवी भी नहीं था और मुझे हॉल में रखा हुआ टेलीफोन उठाने की भी इजाज़त नहीं थी। मेरी ज़िंदगी किसी मुसीबत से कम नहीं थी और हवेली तो एक कैद खाना बन चुका था। ऐसे में मम्मी की सहेली ही मेरा एक सहारा थी, जो इस हवेली में मेरे पैदा होने से पहले से मौजूद थी। वही मेरा हमेशा ख्याल रखती थी। वो मेरी मम्मी की दहेज में यहाँ आई थी। इसी हवेली में मम्मी की सहेली की शादी हो गई थी और उनके पति भी मेरे पापा के साथ इसी हवेली में काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था। मम्मी की सहेली का एक ही बेटा था जिसका नाम कुणाल था। कुणाल मुझसे कुछ साल बड़ा था और हम बचपन में एक साथ ही खेला करते थे। सिर्फ वही एक मर्द था जिसका हवेली के अंदर आना जाना था, क्योंकि वो शुरू से ही हवेली में ही पला बड़ा था। भाई भी उस पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन जब मैं जवान हो गई तो कुणाल के सामने जाने पर भी पाबंदी लग चुकी थी, इसलिए मेरी उसे कभी बात ही नहीं हुई थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत समझदार लड़का था। हवेली का सौदा वगैरह वही लेकर आया करता था और कोई भी काम होता तो भाभी उसे ही कहती थी। मम्मी की सहेली हवेली के पीछे एक क्वार्टर में रहती थी, जहाँ पर मुझे जाने की इजाज़त आम तौर पर नहीं थी, लेकिन जब कभी मम्मी की सहेली की तबीयत खराब होती तो मैं उनके पास चली जाया करती थी। शुक्र है भाई तब मुझे मना नहीं करते थे। एक दिन मम्मी की सहेली को बुखार था तो मैं दवा लेकर उनके पास गई और वहीं बैठ गई। हम कोई बात कर रहे थे तो मैं मम्मी को याद करके रोने लग गई। इतने में कुणाल वहाँ पर आ गया। काफ़ी टाइम बाद उसने मुझे देखा था। मैंने नोट किया कि वो मुझे ही देख रहा था। जब मम्मी की सहेली ने उसे आवाज़ दी कि बेबी जी यहाँ मेरे पास बैठी है, तुम यहाँ से चले जाओ, तो अब वो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया और फटाफट कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद जब भी वो हवेली में किसी काम से आता तो उसकी नज़रें मुझे ही ढूंढती थी। मैं भी नज़र बचाकर उससे बात कर लेती। कोई चीज़ मंगवानी होती तो उसे कह देती, वो चोरी चुपके लाकर मुझे दे देता था। मेरे कमरे की खिड़की पीछे वाले हिस्से में खुलती थी, जहाँ मम्मी की सहेली का क्वार्टर भी था। वहाँ से मैं कुणाल से बात कर लेती और वो मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ ला कर देता जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी और जो मेरे भाई भाभी से मैं नहीं मंगवा सकती थी, क्योंकि उनके ख्याल में तो मैं एक जीती जागती इंसान नहीं थी। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे, जो वो मुझे दे रहे थे। कुणाल
मेरा ख्याल रखता था, कभी मेरे लिए कोई खाने की चीज़ ला देता तो कभी कुछ। एक मर्तबा उसने मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ लाकर दी तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उससे पूछा कि ये चूड़ियाँ मेरे लिए क्यों लाए हो? तो कहने लगा कि जब तुम पहले लाल रंग की चूड़ियाँ पहना करती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन तुमने चूड़ियाँ पहननी ही छोड़ दी है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों चोरी चोरी आधी रात के बाद वहाँ बैठकर बातें करने लग जाते और वक्त का पता ही नहीं चलता था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती और खिड़की के पास बैठ जाती। कुणाल ने जिस दिन मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, एक खुशगवार एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। बहुत सालों बाद किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए बहुत अहम हूँ। वो मेरी बहुत तारीफ करता था और कहता था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगा। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी, लेकिन मेरे दिल में किसी कोने में ये डर भी मौजूद था कि अगर भैया और भाभी को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। जितना मैं अपने भाई को जानती थी, मुझे मालूम था कि ये हकीकत जानकर मेरा भाई तो कुणाल की भी जान ले लेंगे और मुझे भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन इस डर के बावजूद मैंने अपने दिल को कुणाल से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकी। दिन ब दिन कुणाल की मोहब्बत मुझे अपनी गिरफ्त में लेती गई, यहाँ तक कि मुझे सारी दुनिया से बेगाना कर दिया। मम्मी की सहेली को भी ये सब नहीं मालूम था। एक रात हम दोनों खिड़की में खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक मम्मी की सहेली वहाँ आ गई और हम दोनों को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने कुणाल को वहाँ से फौरन जाने के लिए कहा और मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हारे पास आऊंगी, फिर बातें करेंगे। मैंने खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। यही सब सोचते हुए मेरी आंख लग गई। अगले दिन दोपहर के वक्त मम्मी की सहेली हवेली में आई तो भाभी ने कहा कि आज इतने दिन बाद अचानक कैसे पिंकी की याद आ गई। तो मम्मी की सहेली कहने लगी कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरा पिंकी से मिलने को दिल कर रहा था। मम्मी की सहेली मेरे कमरे में आ गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी कुछ अपना ख्याल करो और कुछ मेरे बेटे पर रहम करो। अगर तुम्हारे भाई को ये सब पता चल गया तो वो तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। कुणाल मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी और तुम भी मेरी अपनी बच्ची हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों में पाला है, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ। उस दिन के बाद से मैं और कुणाल थोड़ा होशियार हो गए। जब मम्मी की सहेली दवा खाकर सो जाती, कुणाल तब मेरे पास आता था, लेकिन अब हम रोज़ नहीं मिल पाते थे। मगर मुझे ये तसल्ली थी कि इस हवेली में कोई ऐसा मौजूद है जिसे मेरी फिक्र है। ऐसे ही कुछ महीना गुजर गया। एक दिन सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब मैं नाश्ता करने भाई और भाभी के साथ टेबल पर बैठी तो मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। भाभी ने कहा कि जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो और कुछ तैयारी कर लेना। आज शाम को ढंग के कपड़े पहन लेना क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैंने भाभी से पूछा कि कौन आ रहा है, तो भाभी की बजाय भाई ने जवाब दिया कि मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर उन लोगों को रिश्ता पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी बात पक्की कर दूंगा। मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि अचानक से भाई को मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी कि अचानक से मेरा दिल बुरी तरह मतलाने लगा। जब मुझे उल्टी महसूस हुई तो मैं भागती हुई कमरे में चली गई। भाभी भी जानने के लिए मेरे पीछे आ गई और पूछने लगी कि क्या बात है। मैंने कहा कि कल रात कुछ बदहज़मी हो रही थी इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन भाभी को ना जाने क्या हो गया था। उस दिन के बाद से वो मुझ पर नज़र रखने लगी। जब शाम हुई तो ना चाहते हुए भी मैं तैयार होकर मेहमानों के सामने चाय लेकर गई। 2-3 औरतें थीं जिन्होंने भारी भरकम सोने के सेट पहन रखे थे। देखकर लग रहा था कि वो बहुत अमीर है। उनमें से एक औरत को मैंने पहचान लिया। वो भाभी की चाची थी। मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग भाभी के रिश्तेदार हैं, तो मेरा दिल और भी घबराने लगा। मैं तो कुणाल को पसंद करती थी, किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ऊपर से जो रिश्ता आया था वो भाभी के रिश्तेदार थे।
इसलिए भाई तो इनकार कर ही नहीं सकते थे, इसलिए मैं बेहद परेशान हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो होने वाला है वो सब कुछ बदल के रख देगा। जब वो लोग चले गए तो रात के खाने पर मैं, भाई और भाभी बैठे थे कि अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं कैसे भी करके उठकर अपने कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो मुझे फिर से उल्टियाँ आने लगी। भाभी ये सब देख रही थी। वो पता नहीं कब मेरे पीछे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैंने भाभी से कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बदहज़मी हो रही है। तो भाभी कहने लगी कि ये तो कल पता चलेगा कि तुम्हें कैसी बदहज़मी हो रही है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है, इसलिए मैं भाभी के जाने के बाद खामोशी से अपने कमरे से निकलकर मम्मी की सहेली के पास चली गई। मम्मी की सहेली ने जब मेरी बात सुनी तो फौरन उठकर बैठ गई। वो बहुत अच्छी औरत थी और कुछ साल पहले डिलीवरी का काम भी करती थी। मम्मी की सहेली ने जो बताया वो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं और भी परेशान हो गई कि कल तो भाभी मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। अगर भाभी को ये सब पता चल गया तो ना जाने कौन सी कयामत आ जाएगी। अगले दिन भाभी मुझे क्लिनिक पर ले गई, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर बैठती थी। उसने जब मुझे चेक किया तो कहने लगी कि आपकी ननद को थोड़ा बुखार है। लेकिन फिर उसने मेरा एक टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मिल गई। डॉक्टरनी के चेहरे से लग रहा था कि वो जान चुकी है कि मैं मां बनने वाली हूँ। इससे पहले कि वो भाभी के सामने कुछ बोलती, मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। तो उसने भाभी से कहा कि सब ठीक है, बस कुछ कमज़ोरी है और बुखार है, और फिर दवा लिखकर भाभी को दे दी। भाभी का तो एकदम चेहरा ही उतर गया। ना जाने वो क्या सोचकर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर जाने लगे तो भाभी पहले निकल गई और मैं पीछे थी। डॉक्टरनी ने मेरे कान में एक बात कही कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे तो आज रात को 12 बजे के बाद मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। मैं बेहद परेशान हो गई कि अब क्या करूं। मैंने कुणाल से बात की तो उसने मुझे नींद की गोलियां लाकर दे दी, जो मैंने भाई और भाभी के दूध के गिलास में मिला दी। जब वो लोग गहरी नींद में सो गए तो मैं हवेली से निकलकर उस डॉक्टरनी के घर चली गई। कुणाल मेरे पीछे था क्योंकि मैं अकेले जाते हुए डर रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहां मम्मी की सहेली पहले से मौजूद थी। डॉक्टरनी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कहने लगी कि तुम्हारे मम्मी और पापा के मुझ पर बहुत एहसान है। अगर वो ना होते तो मैं कभी पढ़ लिख कर डॉक्टर ना बन पाती। इसलिए कल सुबह जब ये आंटी मेरे पास आई और मुझसे सारी हकीकत बताई तो मैंने आंटी का साथ देने का वादा किया, और इसीलिए तुम्हारी भाभी के सामने कुछ नहीं बोली थी। मुझे आंटी ने बताया कि तुम और कुणाल शादी कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी ये बात नहीं जानते, क्योंकि वो दोनों उस दिन एक शादी में गए हुए थे। लेकिन तुम भी एक बात नहीं जानती हो, इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं भी तुम्हारी भाभी ही हूँ। तुम्हारे भाई ने 3 साल पहले मेरे साथ छुपकर शादी की थी। ये बात आंटी के सिवा गांव में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम्हारे भाई रात के अंधेरे में छुपकर मेरे घर आते हैं, और दूसरे कमरे में मेरी 1 साल की बेटी भी सो रही है, जो तुम्हारी भतीजी है। मैंने सब गांव वालों को यही कह रखा है कि मेरे पति शहर में रहते हैं और मैं गांव वालों की खिदमत के लिए यहाँ रहती हूँ। मैं ये सब सुनकर इस कदर हैरान हो गई, मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रही हूँ वो सच है या नहीं। जब मम्मी की सहेली ने कहा कि हाँ ये सब बात सच है तो मैंने खुले दिल से डॉक्टरनी को गले लगा लिया, जो मेरी भाभी थी। फिर मैं अपनी भतीजी से भी मिली। वो बहुत प्यारी थी और वो वाकई में मेरे भाई से मिलती थी। भाभी ने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, अब तुम आंटी और कुणाल के साथ हवेली वापस चली जाओ। जब मैं हवेली वापस पहुंची तो हैरत का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, क्योंकि भाई हवेली के आंगन में ही बैठे हुए थे। मुझे देखकर एकदम खड़े हो गए। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मम्मी की सहेली मेरे साथ थी, इसलिए मुझे थोड़ी तसल्ली भी थी।
भाई ने कहा कि तुमने दूध में नींद की गोली मिलाई थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैंने वो दूध पिया ही नहीं और रात को आज जब तुम बाहर जा रही थी मैं तब भी जाग रहा था। मैं सारी हकीकत जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने से पहले मम्मी की सहेली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन हो और मैं एक बच्ची का बाप भी हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की और तुम्हें इंसान ही नहीं समझा, लेकिन जब मुझे ऊपर वाले ने अपनी बेटी दी तब मुझे समझ आया कि बेटियां और बहनें तो ऊपर वाले की तरफ से एक इनाम होती है। मैं हैरत से भाई का मुंह देख रही थी। अचानक भाई मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। मैं उनका हाथ पकड़ ली और उनके सीने से लग गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगले दिन जो हुआ वो मेरी सोच से भी बाहर था। भाई ने गांव के कुछ लोगों को हवेली में बुलाया, जिसमें भाभी के घर वाले भी शामिल थे। वहां पर मम्मी की सहेली भी बैठी थी और कुणाल भी मौजूद था, जबकि मेरी डॉक्टर भाभी भी वहां पर अपनी बच्ची के साथ बैठी थी। भाई ने सबके सामने अपनी और डॉक्टरनी भाभी की शादी का ऐलान किया कि वो 3 साल से मेरी पत्नी है और मैंने औलाद के लिए उससे शादी की थी, जिससे मेरी एक बच्ची भी है। बड़ी भाभी से भाई की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, इसलिए भाभी ये सब सुनकर हैरत से भाई को देखने लगी। लेकिन वो जानती थी कि जमींदारों के यहाँ औलाद की बड़ी अहमियत होती है। अगर वो कुछ कहती तो भाई उसे छोड़ भी सकते थे, इसलिए उसने इस हकीकत को दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया। साथ ही भाई ने सबको ये भी कहा कि कुछ महीने पहले मैंने खामोशी से अपनी बहन की शादी मेरी मम्मी की सहेली के बेटे से कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो गरीब है, इसलिए मेरी पत्नी इस रिश्ते पर नहीं मानेगी, इसलिए मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन अब मैं इसकी विदाई करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरी दोनों भाभियाँ इसी हवेली में रहने लगी, जबकि भाई ने मुझे नया घर बनवा कर दिया, जहाँ पर मैं कुणाल और उसकी मम्मी के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रही थी। बस मेरे दिल में एक हसरत थी कि काश मैं अपने पापा के घर से धूमधाम से विदा होती, मगर ऐसा ही सही, क्योंकि यही मेरा नसीब था। मैं उसी में बहुत खुश हूँ। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो